राजनीतिनामा बिहार के इस YouTube चैनल के नए वीडियो में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार विजय। आज इस वीडियो में हम लोग माननीय नीतीश कुमार जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके प्रथम कार्यकाल 2005 से 2010 के उनके कार्यों का हम मूल्यांकन करेंगे। होली के दिन से ही बिहार में एक राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है और तरह तरह की बातें लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। जिन लोगों का जो स्वार्थ जहां जुट रहा है या जहां स्वार्थ पूर्ति हो रही है, उसके अनुसार इनका पॉलिटिकल एनालिसिस हो रहा है। कोई इनके जो समर्थक हैं वो काफी दुखी हैं, बहुत सारे लोग रो रहे हैं और इनको मनाने का प्रयास कर रहे हैं कि राज्यसभा में जाने का अपना निर्णय वापस ले लें। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि चले गए। तो हर तरह के ओपिनियन है, उस ओपिनियन से हमको ज्यादा लेना देना नहीं। हम लोग अपने इस मुख्यमंत्री के कार्यकाल का मूल्यांकन करेंगे और इनके योगदान का हम सही तरीके से अपने जो मेरी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार मूल्यांकन करेंगे। अगर इन्होंने बिहार के लिए कुछ अच्छा किया है तो उसको अच्छा कहा जाना चाहिए। ये भी एक मनुष्य हैं, इनसे भी कहीं गलतियां हुई होंगी तो उन गलतियों का भी हम मूल्यांकन करेंगे। तो अच्छी बातों को या इनके सकारात्मक कार्यों को सकारात्मक कहना ईमानदारी है, अच्छी बात है। और एक तरह से हम किसी भी व्यक्ति के दोनों पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कोई सीधे खराब हो जाएगा और कोई सीधे दूध का धुला हो जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के राजनीतिक इतिहास में एक ऐसी लंबी लकीर खींची है कि जो भी व्यक्ति इनके बाद आएगा उससे वह व्यक्ति इनके सामने अपने आप को हमेशा मूल्यांकित पाएगा। लोग हमेशा तुलना करेंगे कि नीतीश कुमार ऐसे थे, नीतीश कुमार वैसे थे। जिस तरह से नीतीश कुमार जी की तुलना हमारे प्रथम बिहार के मुख्यमंत्री श्री बाबू से होती रही कि हाँ, श्री बाबू ने क्या किया और नीतीश कुमार जी ने क्या किया, उस पर भी हम एक वीडियो लाएंगे। वैसे ही इनके बाद जो भी मुख्यमंत्री आएंगे उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि नीतीश कुमार जी के खींचे गए लकीरों के सामने अपने आप को योग्य और उस हिसाब से इफेक्टिव साबित करना। तो हम लोग चलते हैं उन दौर में जब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने और बिहार में एक अखबार हो या जो भी लोग हो, जो कह रहे थे लोग कि एक जंगल राज का अंत करके एक सुशासन की सरकार का इन्होंने स्थापना की और यह बदलाव बिहार के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट माना गया है। लालू प्रसाद जी जो पिछले 3 चुनावों में बिहार की राजनीति पर हावी रहे, उस लालू प्रसाद जी के राजनीति को रिप्लेस करके नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बिहार के बने 2005 में और उससे अभी तक लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं, यह बिहार के राजनीतिक इतिहास में एक वाटर मार्क है, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और उस हिसाब से नीतीश कुमार जी के कार्यों का हम एक एक करके मूल्यांकन करेंगे। अब लालू जी का राज क्या था, नहीं तो वो इतिहास की बात है, वो पॉलिटिकल एनालिस्ट के लिए भी इवैल्यूएशन की बात है। लेकिन जो कहा गया कि हाँ 2005 बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया और नीतीश कुमार के रूप में बिहार को एक ऐसा मुख्यमंत्री दिया जिसने बिहार के नाम को ऊंचा किया, ये हर कोई को मानना ही होगा। इससे पहले भी मैंने कहा कि जैसे 10 बार नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया, तो पहली बार इन्होंने सन 2000 में मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया था, जब यह झारखंड और बिहार उस समय एक था। संयुक्त बिहार का वो अंतिम चुनाव था सन 2000 और उस समय जो चुनाव परिणाम आया वो त्रिशंकु विधानसभा का निर्माण किया। उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा हालांकि हुआ। उस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी और उस चुनाव में बिहार में राजद को 124 सीट मिला। स्वाभाविक है कि वो बहुमत नहीं मिल पाया। उस समय भारतीय जनता पार्टी को 67 सीट मिला। समता पार्टी जो नीतीश कुमार की पार्टी थी उसको 34 सीट मिला। कांग्रेस के खाते में 23 सीट गया और जनता दल यूनाइटेड जो उस समय शरद यादव जी लीड कर रहे थे उसको 21 सीट मिला। झारखंड मुक्ति मोर्चा को 12 सीट मिला था। यहाँ पर सभी मतलब आप जो दर्शक है एक बात ध्यान दीजिएगा कि सन 2000 में
भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू से बड़ी, समता पार्टी से बड़ी पार्टी थी। उसमें अगर जनता दल यू और समता पार्टी दोनों का सीट भी जोड़ देंगे, उसके बावजूद उस जमाने में भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी थी सन 2000 तक, चुनाव तक, क्योंकि वो तो परिणाम 2005 तक रहेगा। आगे चलकर तो इस पीरियड में राज्यपाल ने नीतीश कुमार जी को, चूंकि राजद को भी बहुमत नहीं था, तो नीतीश कुमार जी को सरकार बनाने के लिए उन्होंने बुलाया। एनडीए समर्थित नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री का शपथ लिया और राज्यपाल ने इन्हें 7 दिनों में अपना बहुमत साबित करने के लिए कहा, लेकिन बहुमत नहीं जुट सका। उस समय पटना में बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, उस समय हम लोग भी पटना में थे। बहुमत साबित नहीं हो सका। 7 दिनों के बाद नीतीश कुमार जी को इस्तीफा देना पड़ा और राबड़ी देवी जी की सरकार पुनः राज्य में स्थापित हुई। तो 2000 से 2005 तक राबड़ी देवी जी पुनः मुख्यमंत्री रही बिहार की, और नीतीश कुमार जी उस समय केंद्र में सरकार में रहे। 2005 बिहार की राजनीति का वो टर्निंग पॉइंट है, उथल पुथल का साल माना गया, जबकि उस साल विधानसभा के लिए 2 बार चुनाव हुआ। 2 बार चुनाव, पहला चुनाव फरवरी 2005 में हुआ। फरवरी 2005 के चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला, त्रिशंकु विधानसभा बना। त्रिशंकु विधानसभा का अर्थ ही होता है जब किसी भी दल को सदन में बहुमत न मिले तो उसे त्रिशंकु विधानसभा कहा जाता है। इस समय राजद को 75 सीट मिला, 75। जदयू बंद, समता पार्टी और जनता दल यू का मर्जर हो चुका था और जदयू को मिला 55 सीट, भाजपा को मिला 37 सीट, लोजपा को मिला 29 सीट, कांग्रेस को मिला 10 सीट और अन्य लोग 37 सीट। तो 2 बातें यहाँ इंपॉर्टेंट है। राजद लार्जेस्ट पार्टी रही, लेकिन 124 जो 2000 में था वो घटकर हो गया 75, लेकिन लार्जेस्ट पार्टी रही। जदयू अब 2005 में जदयू बड़ी पार्टी हो गई, बीजेपी उससे कम सीट जीती। जदयू अब बड़ा भाई के रूप में बिहार में स्टेब्लिश हो जाता है 2005 के चुनाव में। एलजेपी के हाथ में रामविलास जी उस समय थे। रामविलास जी ने कहा कि सत्ता की चाबी मेरे पास है, और उन्होंने बहुत सारे शर्त रख दी। कभी कहा कि हाँ, किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री जो बनाएगा उसको हम समर्थन देंगे। परिणाम हुआ कि सरकार नहीं बन पाई और इस विधानसभा के चुने हुए सदस्य विधानसभा का शपथ भी नहीं ले सके और विधानसभा भंग हो गई। और फिर अक्टूबर-नवंबर 2005 में चुनाव हुआ। जब अक्टूबर-नवंबर 2005 में चुनाव हुआ तो इस समय जदयू का सीट बढ़कर हो गया 88, भाजपा का सीट हो गया 55। ये दोनों मिलकर सीधे सिंपल मेजोरिटी प्राप्त कर लिए। राजद 54 सीटों पर सिमट गई। एलजेपी जो 29 सीट था वो 10 सीटों पर आ गई। कांग्रेस 9 सीट और अन्य 27 सीटों पर आ गए। तो जदयू 88 सीटों के साथ लार्जेस्ट पार्टी हुई। 55 सीटों के साथ भाजपा दूसरी लार्जेस्ट पार्टी हुई और 55 सीट के मुकाबले राजद को 54, एक कम आया तो थर्ड लार्जेस्ट पार्टी राजद हुई। इसी के बाद नीतीश कुमार जी ने बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया 24 नवंबर 2005 को। तो 24 नवंबर 2005 बिहार में एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत हुई, जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार जी ने किया एनडीए के मुख्यमंत्री के तौर पर। इनका कार्यकाल जो 2005 से 2010 है, बिहार के राजनीतिक इतिहास में, लोकतांत्रिक इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण समय कहा जाता है। बिहार का नाम उस समय निश्चित रूप से बदनाम था कई अर्थों में। किडनैपिंग बहुत ज्यादा होती थी, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर गौण था, बिजली की स्थिति खराब थी और बहुत सारी ऐसी बातें थी, लॉ एंड ऑर्डर की बहुत सारी समस्याएं थी। तो जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तो उन सारे डाउनटिंग जो टास्क थे उनसे उनको निपटना था। बहुत विकट समस्याएं थी तो उनसे उनको निपटना था। 2005 एनडीए की सरकार थी, जबकि केंद्र में यूपीए की सरकार थी, ये भी बात है। फिर भी नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने तो बिहार ने नए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया
और नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यों के द्वारा बिहार में एक नई कार्य संस्कृति की स्थापना की, जिसके बाद इनको सुशासन बाबू कहा गया, गुड गवर्नेंस का पीरियड आया कहा गया। इसको हम एक एक करके थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। तो नीतीश कुमार जी का जो पहला कार्यकाल है वो 2005 से 2010 का पूरा 5 साल लगातार मुख्यमंत्री रहे। और जैसा मैंने कहा कि बिहार उस समय गहरे संकट में था, फिनेंशियल स्थिति खराब थी, लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति खराब था और बिहार एक बदनामी के तौर पर बाहर जाना जाता था। बिहार में बहुत उद्योगपति या इस तरह के लोग आने से कतराते थे। उल्टे उस जमाने तक माना जाता है कि बिहार के बहुत सारे व्यवसायी और उस तरह के लोग बिहार छोड़कर चले गए थे। सबसे पहला इन्होंने काम कहा कि रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश किया, यानी कानून का शासन जिसको स्थापना कहा जाता है। और शुरू से ही नीतीश कुमार का कहना था कि कानून अपना काम करेगा, उसमें एग्जीक्यूटिव का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। अपराधियों के बोलबाला वाले राज्य में नीतीश कुमार जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि बड़े अपराधियों के लिए स्पीडी ट्रायल का व्यवस्था उन्होंने किया। सजा तुरंत हो, मतलब स्पीडी ट्रायल का मतलब ही होता है कि स्पीड से ट्रायल उसका करो, यानी जो अपराधी है उसके खिलाफ जो गवाह है उनको प्रस्तुत कीजिए, तारीख जल्दी जल्दी दिलवाइए, ताकि जब बड़े बड़े अपराधियों को सजा मिलेगी तो जनता में कॉन्फिडेंस जाएगा, क्योंकि बड़े अपराधियों को लगता है कि हमारा कौन क्या कर लेगा। तो जो अपराधी खुले दिन में ही किसी अपराध को करता है और बहुत तेजी से या ताव से जाता है कि मेरा कौन कर लेगा, यानी डे लाइट में अपराध करना ही अपने आप में अपराधियों के उस कॉन्फिडेंस को दर्शाता है, जहां कानून का हनक, उसमें डर नहीं है, कानून का डर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का डर नहीं है। और जब ऐसे अपराधियों को स्पीडी ट्रायल चल के लगातार सजाएं दी गई तो उसे जनता में कॉन्फिडेंस लौटा। तो स्पीडी ट्रायल ने नीतीश कुमार जी के इमेज को सुधारा और बिहार के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को सुधारा। इस कारण से एक भयमुक्त वातावरण का निर्माण हुआ। उस जमाने पे शाम के समय, रात के समय सड़क पर निकलना मुश्किल होता था। धीरे धीरे वह माहौल खत्म हुआ, लोग सड़कों पर रातों में दिखने लगे, चौक चौराहों पर दिखने लगे और एक भयमुक्त वातावरण का निर्माण हमारे बिहार में हुआ। फिर व्यापारी और जो भी इस तरह के लोग थे उनके में भी एक कॉन्फिडेंस आया और उनको लगा कि नहीं, अब हमको उस तरह से तंग करने वाला, एक्सट्रॉर्ट करने वाले वैसे लोगों का अब बिहार में चलती नहीं है। नीतीश कुमार जी का ये बहुत बड़ा योगदान था उस जमाने में। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि किसी भी राज्य के विकास के लिए उसके बुनियादी ढांचा का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो कहलाता है, सड़क है, बिजली है, सब। तो उस जमाने में बिजली का जो माहौल था, जो हम लोग उसके भुक्तभोगी हैं, हम लोग जानते हैं कि उस जमाने में हर मोहल्ले में जनरेटर चलता था, गांव में भी जनरेटर चलता था और रात के समय लोग कनेक्शन लेते थे जनरेटर से कि हाँ, रात में कम से कम अंधियारे से हमको मुक्ति रहेगी। तो जनरेटर चलाना एक व्यवसाय था उस जमाने में। इस बात को हम लोग भी उसके विटनेस हैं, हम लोग उसके भुक्तभोगी हैं। वो शहर में भी प्रायः लोग जनरेटर रखते थे, अपने व्यवसाय हो या घर हो, और इन्वर्टर रखते थे और जनरेटर चलाने वाले का मोहल्ले वाइज एक बिजनेस चलता था, जो हर लोग को कनेक्शन देके वो प्रति महीने पैसा लेते थे। उस राज्य में इन दोनों चीजों को, सड़कों को सुधारने का हालत यह था कि गड्ढे में चल रहे हैं कि सड़क पर चल रहे हैं, इसका आपको कोई अंदाजा ही नहीं लगेगा। आप चल रहे हैं, अगर 100 किलोमीटर भी आप 4-5 घंटे में पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी। तो नीतीश कुमार जी ने इन दोनों ही चीजों को सुधारने का एक बहुत महत्तम प्रयास किया और युद्ध स्तर पर इसमें काम हुआ और धीरे धीरे इसमें बहुत ही सुधार आया। पुल पुलिया का निर्माण बड़े पैमाने पर हुआ। प्रयास किया गया कि राज्य के हर कोने से, नीतीश कुमार जी ने कहा भी कई बार कि राज्य के किसी भी कोने से पटना पहुंचने में 5 से 6 घंटा लगे, यह लक्ष्य सरकार का है। यह एक बहुत बड़ी बात है कि जब 5 से 6 घंटे में अगर आपको पूर्णिया से पटना पहुंचना हो, मधेपुरा से पटना पहुंचना हो, यानी दूरस्थ इलाकों से पटना पहुंचना हो, तो उसके लिए जरूरी है कि सड़क की हालत अच्छी हो, कनेक्टिविटी पुल का अच्छा हो, तभी आप इस तरह से ट्रैवल कर सकते हैं।
बिजली व्यवस्था में भारी सुधार करने का प्रयास हुआ और ये सुधार लगातार उनके दूसरे कार्यकाल में भी जाता रहा। नीतीश कुमार जी का जो शुरुआत से अभी तक की जो बहुत बड़ी उपलब्धि है वो महिला सशक्तिकरण के मामले में है। अपने प्रथम कार्यकाल में उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य किए। उसमें सबसे जो बढ़िया कार्य है, और यह काम वही आदमी कर सकता है जो गांवों से और जमीन से निकलकर आया हो, जिसने गांव के रहने वाले लोगों की परेशानियों को समझा हो, जो शिद्दत से इसको महसूस किया हो। ऊपर से आने वाले पैराशूट लोग इसको नहीं समझ सकते हैं, सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए लोग इसको नहीं समझ सकते हैं। उस समय की क्रांतिकारी योजना थी साइकिल योजना, साइकिल और पोशाक योजना। स्कूली छात्राओं को नीतीश कुमार जी ने साइकिल देने की योजना को इम्प्लीमेंट किया। और यह इसको मतलब साइकिल योजना का क्या प्रभाव होगा इसका हम लोग आगे भी इसी वीडियो में और भी विस्तृत एनालाइज करेंगे। लेकिन इस साइकिल योजना ने स्कूल में होने वाले ड्रॉप आउट रेट को ड्रेस्टिकली बड़े पैमाने पर रिड्यूस किया। दूसरा जो क्रांतिकारी कदम था वह था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया जाना। यह पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ द वीमेन था। इस तरह के काम करने वाले नीतीश कुमार भारत के पहले मुख्यमंत्री हैं। बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में स्थानीय चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। और यह ग्रामीण महिलाओं को राजनीतिक साझेदारी सहभागिता को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा मतलब महत्वपूर्ण स्टेप इन्होंने लिया, जो इतिहास में इनको अमर रखेगा। इसके अलावा महिलाओं में साक्षरता को और बढ़ाने के लिए अक्षर आंचल योजना का शुरुआत किया गया, ताकि एक एज ग्रुप की महिलाओं को हम साक्षर कर सके, और उसके लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाए गए। यह भी योजना महिलाओं में साक्षरता लाने के लिए था, ताकि साक्षर महिला ही अवेयर्ड महिला होगी, कुरीतियों की जान पाएगी, परेशानियों को समझ पाएगी, क्या करना है और क्या नहीं करना है यह समझ पाएगी। इसके अलावा नीतीश कुमार जी ने प्रशासनिक सुधार पर भी बहुत शिद्दत से सुधार किया। इन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्ति को जब्त करने के लिए कानून बनाए। निश्चित तौर पर जो अधिकारी भ्रष्ट हो जाते हैं वह अपने पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए पैसा जमा करते हैं। तो नीतीश कुमार जी ने इस तरह का कानून बनाया कि आप भ्रष्टाचार करते समय अगर नहीं पकड़े गए, अगर डिसप्रोपोर्शनेट संपत्ति के बारे में जानकारी मिली तो आप पर छापा पड़ेगा, और अगर सिद्ध हो गया कि आपने डिसप्रोपोर्शनेट संपत्ति अर्जित की है तो आपकी वो संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। इसमें बिहार के एक फॉर्मर डीजीपी का भी और बड़े लोगों का संपत्ति भी जब्त हुआ। यह भी एक उदाहरण था। सरकारी दफ्तरों में उपस्थिति और कार्यकुशलता पर जोर दिया, जिसको गुड गवर्नेंस कहा जाता है। सुशासन की सरकार को स्थापित करने का उन्होंने प्रयास किया। सुशासन का अर्थ क्या होता है हम लोग किसी और वीडियो में भी जानेंगे, लेकिन नीतीश कुमार का नाम उसी जमाने से सुशासन बाबू पॉपुलर होता है, लोकप्रिय होता है। अब इस पीरियड में बिहार में आर्थिक जीएसडीपी जो है वह बहुत तेजी से बढ़ा। इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी पैमाने पर निवेश हुआ, सड़क हो, बिल्डिंग का कार्यक्रम हो, ये बड़े पैमाने पर निवेश हुआ, जिसके कारण पैसा बड़े पैमाने पर राज्य में आया। तो हमारे जो जीडीपी में योगदान है टर्शियरी सेक्टर का बड़े पैमाने पर बढ़ा, जिसके कारण बिहार में आर्थिक गतिविधियां तेज हुई। तो जो बिहार की अर्थव्यवस्था लगभग सोई हुई थी, उस अर्थव्यवस्था में थोड़ा जागृति आई और वह दौड़ने की स्थिति में धीरे धीरे पहुंचने लगी। जैसे मैंने कहा कि हम लोग मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना पर थोड़ा सा और विमर्श करेंगे, क्योंकि यह नीतीश कुमार जी की ऐसी योजना थी जिसने इनके लिए पहली बार बिहार एक जातिवादी राज्य है। बिहार ही नहीं पूरा देश ही जातिवादी है जब जाति व्यवस्था है तो। लेकिन इसमें जाति की बात जब अगर कोई करता है तो जो सबसे बड़ा जातिवादी आदमी होता है वो आपको कहेगा कि आप जातिवाद क्यों कर रहे हैं। हमारा देश जो है द्विअर्थी जीवन जीता है। एक चेहरा दिखने का होता है, एक चेहरा पीछे का होता है जो दिखता नहीं है। ऐसे ही लोगों से भरा हुआ हमारा समाज है, जहां वास्तविकताओं को कहीं दूर रखकर जो
शायद मोहम्मद रफ़ी का गाना है कि जो दिखता है, या मैकियावेलियन जो संवाद है, जो मैं हूं वो मैं नहीं हूं, जो मैं नहीं हूं मैं दिखता हूं, जो दिखता हूं वो मैं हूं नहीं। और ओथेलो में यागो का भी स्टेटमेंट है, व्हाट आई एम नॉट, आई एम व्हाट आई एम नॉट। तो वैसा ही हमारा समाज भी है, और दो तरह से दिखने वाला समाज है। लेकिन मुख्यमंत्री साइकिल योजना ऐसी योजना थी जिसने बिहार में जाति की दीवारों को तोड़ा। मेरे कहने का मतलब ये है, नीतीश कुमार जी जिस जाति से आते हैं वो जाति बिहार में केवल 2% के आसपास है, 2% समथिंग है। और फिर भी नीतीश कुमार जी लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर बिहार के हुए। ये इनके सोशल इंजीनियरिंग का ही परिणाम है, और समाज के एक लार्जेस्ट चंक का कॉन्फिडेंस उनमें गया। उसमें महिलाओं का योगदान नीतीश कुमार के कंटिन्यूएंस में बहुत बड़ा योगदान है। 2025 के चुनाव में भी उस योगदान को और उस महत्व को देखा गया। उसकी शुरुआत यहां से होती है, साइकिल और पोशाक योजना से, जहां लड़कियां साधनहीन होकर स्कूलों में नहीं जाती थी। कपड़ों की भी समस्या, अगर गरीब है, और उस गरीब घर की लड़कियों को अगर साइकिल मिला, अगर पोशाक मिला, जो आप इस चित्र में देखते हैं, जो एआई का बना हुआ खैर चित्र है, उसमें आप देखते हैं कि किस तरह से लड़कियां साइकिल पर सवार होके, ड्रेस पहन के, बैग लेकर इन सड़कों पर, नीतीश कुमार जी के द्वारा बनाए गए सड़कों पर कॉन्फिडेंस के साथ और मन में उमंग लिए हुए स्कूल की तरफ जाती हुई लड़कियों का झुंड बिहार में उस जमाने में एक नया दृश्य उपस्थित कर रहा था, जो बिहार किडनैपिंग के लिए और क्या हो जाएगा बच्चों के साथ, उस आशंकाओं में जीते हुए बिहार में जब ग्रामीण सड़कों पर इस तरह से लड़कियों का झुंड चला, तो बिहार ने महसूस किया कि हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी की इस योजना ने गांव घर के लोगों की, महिलाओं में उनके प्रति जो सम्मान बनाया, वो सम्मान आज तक नहीं गया। उन्हें लगा कि पहली बार उनकी बेटियों को पूछने वाला कोई मुख्यमंत्री हुआ है, बुनियादी जो जमीनी लोगों को आगे ले जाने वाला कोई मुख्यमंत्री हुआ है, जो जिसकी सोच नीचे से चली है, जो कॉन्वेंट में पढ़ने वाले लोगों की केवल चिंता नहीं करता है, वह गांव में पढ़ने वाले गरीब से गरीब लोगों की चिंता करने वाला मुख्यमंत्री पहली बार इस माहौल को क्रिएट कर रहा था कि पक्की सड़कों पर साइकिल चलाते हुए ब्रेस्ट हमारी बेटियां लहराते हुए कॉन्फिडेंस के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नई आशा के साथ स्कूल जाती हुई बेटियां, ये इसने पूरे ग्रामीण माहौल को बदला। इसका परिणाम था कि अगर घर का पुरुष किसी और पार्टी को भी वोट दे रहा है, तो महिला नीतीश कुमार जी को ही वोट दे रही थी। यह परिवर्तन किसी और ने नहीं किया, नीतीश कुमार जी ने अपने पहले ही रिजिम में किया, और इस तरह की बात अपने आप में यूनिक थी, अपने आप में अकेली थी। इस योजना ने शिक्षा में उछाल दिया, ड्रॉप आउट में भारी कमी आई, लोगों में आत्मविश्वास और गतिशीलता आई, और इस योजना की प्रसिद्धि इतनी वैश्विक हुई कि हार्वर्ड और अन्य विश्व बैंक के द्वारा भी इस योजना को, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा भी इस योजना की काफी प्रशंसा की गई। और जब बच्चियां स्कूल जाने लगी, तो स्वाभाविक है कि बाल विवाह का रेट भी घटा, क्योंकि जो स्कूल जा रही है वह तुरंत विवाह करने के लिए नहीं तैयार होगी, उसके अंदर पढ़ने की ललक होगी, आगे बढ़ने की ललक होगी, और वह अपने गार्जियन से भी रिक्वेस्ट करेगी पढ़ने दो, पढ़ने की सुविधाएं सरकार दे रही है। और इससे स्कूलों के नामांकन में वृद्धि हुई, और जैसा मैंने कहा ड्रॉप आउट तो घटा ही घटा। तो इस तरह की योजना ने कहा गया कि इट वाज अ साइलेंट रिवॉल्यूशन इन बिहार, और सबसे बड़ी बात थी कि ग्रामीण क्षेत्रों का यह साइलेंट रिवॉल्यूशन है, ये शहरी क्षेत्रों का नहीं। तो जहां अधिकांश लोग केवल शहरों में रहने वाले लोगों के बारे में सोचते हैं, वही नीतीश कुमार ने गांव में रहने वाले लोगों को और विशेषकर बेटियों के बारे में सोचा। इसके लिए इतिहास इनको सदैव याद रखेगा। तो जैसा मैंने कहा कि इस योजना का क्या क्या प्रभाव हुआ, तो ड्रॉप आउट दर में कमी आई, नामांकन में वृद्धि हुई, जेंडर इक्वलिटी, लड़कियों को भी लड़कों के मुकाबले लगा पढ़ने में, उतनी लड़कियां भी अब शामिल होने लगी। तो इसके कारण
लड़के और लड़कियों के बीच जो जेंडर गैप है ये घटा, और यह करने वाला एक बड़ी क्रांति की बात है। इसके अलावा लड़कियों में आत्मनिर्भरता बढ़ी, क्योंकि घर की उन मजबूरियों से आजाद हुई कि घर में अगर संसाधन नहीं है तो स्कूल कैसे जाएंगे, स्कूल दूर है तो पैदल कैसे जाएंगे। ये बहुत सारी आशंकाएं जो गार्जियंस को होती है, साइकिल और पोशाक योजना ने इसको दूर किया और लड़कियों में एक नया आत्मविश्वास पैदा किया। और तो और जो पितृसत्तात्मक जो हमारा समाज है, उस समाज के कुछ ग्रंथियों को तोड़ने का काम इस योजना ने किया। जब एक समय आप केवल देखते हैं केवल लड़के आपके स्कूल जाते हुए झुंड में दिखाई दिए, उसी समाज में जब झुंड में लड़कियां साइकिल पर सवार होकर जाती दिखी तो लगा कि लड़कियों में एक नया सवेरा हुआ है। इससे और भी बहुत सारी समस्याओं का समाधान होने लगा। इस मॉडल में डीबीटी डायरेक्ट जो ट्रांसफर हस्तांतरण योजना है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधे बैंक खाते में पैसा जाए। तो जो कभी राजीव गांधी जी ने कहा था कि केंद्र से चला हुआ पैसा 1 रुपया चला तो 16 पैसा ही नीचे पहुंचता है, उसी के सुधार के लिए जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सीधे आपके बेनिफिशियरी के खाता में ही पैसा जाएगा, उस योजना को लागू किया गया बहुत शिद्दत के साथ, और सीधे बच्चे के खाते में, गार्जियन के खाते में वो पैसा गया और उसका सीधे डायरेक्ट बेनिफिट हुआ। और इससे कोई भी योजना केवल वही नहीं होती है जो दिखाई देती है। साइकिल और पोशाक योजना ने अपने से संबंधित उद्योग को काफी बढ़ावा दिया, क्योंकि अब साइकिल बड़े पैमाने पर खरीदे गए तो स्वाभाविक है कि साइकिल उद्योग को नया इम्पेडस मिला, कपड़े की बिक्री बढ़ी और साइकिल उद्योग से जुड़े हुए लोगों को रोजगार मिला और उससे संबंधित और भी काम करने वाले को नया अपॉर्चुनिटी मिला। अगर एक गांव में पहले 100 साइकिल था और अगर उस गांव में अब 200-300 साइकिल हुआ तो साइकिल बनाने वाले को भी रोजगार बढ़ा, बेचने वाले को, मरम्मत करने वाले को। तो एक कोई भी अर्थव्यवस्था में जब पैसा इनपुट जाता है तो वह पैसा एडिशनल रोजगार, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है और इससे भी हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। और जैसा हमने कहा कि हार्वर्ड और विश्व बैंक संस्थानों ने इस पर शोध किया और इसे कम लागत वाले उच्च प्रभावी मॉडल के रूप में अपनाया, और माना जाता है कि बिहार की सफलता को देखते हुए पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने इसे अपनाया। यहां तक कि अफ्रीकी देशों जैसे जाम्बिया ने भी इस तरह की योजना को लागू किया। तो नीतीश कुमार जी की इस योजना का वैश्विक पहचान हुआ और बड़े पैमाने पर लोगों ने इसे अपनाया। और इसीलिए कहा जाता है कि जब 2010 का विधानसभा चुनाव हुआ तो इस योजना की बदौलत ही संभवतः अपने सबसे बम्पर जीत, उस समय 206 सीट मिला, तो आज भी 2025 में 202 ही मिला है। इस योजना का डायरेक्ट बेनिफिट हुआ कि एवर लार्जेस्ट विक्ट्री पार्टी को मिली। ये हमारा नीतीश कुमार जी के 2005 से 2010 प्रथम कार्यकाल का मूल्यांकन था। इसी तरह से आगे का मूल्यांकन फिर हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। कुमार जी ने बिहार को एक नया स्वरूप दे दिया। बिहार लगा कि एक नए युग में प्रवेश कर गया है और रेगिस्तान जैसे बिहार में एक बारिश की जो ठंडी बयार बही, उसने बिहार के सारे लोगों को आत्मिक संतुष्टि प्रदान की, आत्मिक शांति, आत्मिक ठंडाई प्रदान किया। बिहार के इमेज को न केवल देश में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी सुधारा। ये कार्यक्रम, ये वीडियो क्रॉनिकल एकेडमी के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। क्रॉनिकल एकेडमी में इंटर पास जो करेंगे लोग बच्चे अभी, उनके लिए 4 साल का एक कोर्स चलाया जा रहा है। ये इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें यूपीएससी, बीपीएससी के साथ ग्रेजुएशन के आपके सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। अगर आपने आर्ट्स लिया तो, और आपका लक्ष्य यूपीएससी है तो यूपीएससी, बीपीएससी, साथ में हम लोग अंग्रेजी, मैथ, रीजनिंग भी पढ़ाएंगे, ताकि 4 साल के बाद जब आप बीए कंप्लीट करें तो तुरंत किसी इम्तिहान को देने की स्थिति में रहें। तो यूपीएससी के लिए हमारा कोचिंग 91 से चल रहा है। 91 से हम पढ़ा रहे हैं, मेरा कोचिंग 94 से है। तभी से हम लोग बिहार में हैं और जब तक ईश्वर की इच्छा होगी रहेंगे। आप लोगों से नम्र निवेदन है अंत में कि हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों के लिए हम इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो लगातार ला सकें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें,
लाइक करें और शेयर करें। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।